प्रचारणी सभा के अध्यक्ष शर्मा जी, सभा के सम्मानित पदाधिकारी और आज की इस पावन पर्व पर सम्मानित होने वाले हमारे सहयोगी पांडे जी और यादव और हमारे शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित सदस्य इस सभागार में उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। हम सभी हिंदी के विद्यार्थी हिंदी की छाया में लोग बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की उसी छाया में खड़ी हुई और हमारी मातृभाषा बड़े गर्व के साथ है कि हमारी मातृभाषा भी हम सभी की हिंदी। आप सभी परिचित भी हैं और जानते भी हैं। मैं कोई नई बात निवेदन नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोगों के बीच ही बैठा हूँ। इस भाषा के साथ जिस तरह का व्यवहार गांव से लेकर के शहर तक होता है वह अकल्पनीय है। आदमी कहीं भी रहे हिंदी को भुला नहीं सकता, क्योंकि इसकी सहजता राज्याश्रय से कभी आगे नहीं बढ़ी। यह जन सेवा के माध्यम से सदैव ही आगे बढ़ती रही। जब जब इस राज्याश्रय ने इसका स्पर्श किया, इसका नुकसान ही हुआ है और इसकी बेचैनी कई शताब्दियों से पिछले चलती चली आ रही। लेकिन प्रयास हुआ इसका एक औपचारिक रूप भी दिया जाए। हिंदी आज की भाषा नहीं है, सदियों की भाषा है और इसकी शुरुआत होती रही। लेकिन मैं एक औपचारिक क्रम में अपनी बात की सुविधा से, मेरी अंदर बात नहीं हो सकती, आप भी उसमें आगे पीछे की बात जोड़ सकते हैं। लेकिन नागरिक प्रचारणी सभा काशी, जैसा कि भाई रमेश जी कह रहे थे कि मेरी प्राइमरी पाठशाला है, ठीक उसी तरह से कुछ लोगों ने 1893 में जिसकी शुरुआत, और आप सभी मेरे साथ आश्चर्यचकित होंगे कि उसको शुरुआत करने वाले 9वीं कक्षा के विद्यार्थी, आप सब लोग परिचित होंगे उन नामों से, कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे। बनारस में उसकी शुरुआत हुई। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी क्वींस कॉलेज के विद्यार्थी थे, श्याम सुंदर दास जी, क्या हुआ, और उसके पहले अध्यक्ष थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के चुपेरे भाई राधा कृष्ण राय। उन लोगों ने उस ज़माने में जब अंग्रेजी का बोलबाला था और उर्दू काफ़ी आगे बढ़ रही थी, हिंदी की एक ज्योति 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने प्रारंभ करने की कोशिश की। देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद अगर राष्ट्रीय भाषा बनेगी या राजभाषा बनेगी, इसकी संकल्पना भी नहीं थी, बल्कि उससे पीछे 1893 में इसकी बुनियाद रखी जाती है। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो 1885 में हुई, यानी उसके 10 साल बाद से आगे की शुरुआत होती है। समय बढ़ता है और हमारा सौभाग्य है कि उसी क्रम में मालवीय जी, जैसा कि भाई आदरणीय शर्मा जी से चर्चा होती रहती है कि मालवीय जी ने जैसा संकेत रास्ता में कहा था कि कटोरा तक हाथ में पकड़ने को तैयार थे हिंदी के नाम पर, और 1911 में नागरिक प्रचारणी सभा आगरा की स्थापना की थी प्रेरित।
आज़ादी अभी भारत में नहीं आई है, लेकिन हिंदी के लिए प्रयास हो रहा है और ये लोग हिंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं 1911 में। और इसी सिलसिले में आगे चलकर एक बहुत बड़ी घटना घटती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कहा जाता है कि दक्षिण के लोग हिंदी का विरोध करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं भी विद्यार्थी या दूसरे तरीके से जुड़ा रहा कि हर जिले में, दक्षिण भारत के हर जिलों में लगभग प्रचार समितियों की विद्यालय खुले हुए हैं और उसमें प्रचारक तैयार होते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और उनकी अपना काम करते हैं, हिंदी प्रचारक सब। और उस सिलसिले में 1918 में गांधी जी के प्रयास से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में खोली जाती है, जो या चेन्नई के नाम से जाना जाता है। 1918 में देश मैं इस वाक्य को इसलिए इनके साथ जोड़ता चल रहा हूँ कि हम देश के आज़ाद होने के बाद कितने बेचैन हैं। इतनी बेचैनी हमारे अंदर नहीं है देश के आज़ाद होने के बाद, लेकिन लोगों में कितनी बेचैनी थी देश की आज़ादी से पहले हिंदी के लिए कि 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के अंदर खुलती है और गांधी जी उसके आजीवन सभापति रहे। उनके बेटे देवदास गांधी ने वहाँ अध्यापन का कार्य भी किया और ये सौभाग्य है आगरा का, हमारा भी सौभाग्य है कि उसमें एक व्यक्ति इतने महान थे, आदरणीय मोटूरी सत्यनारायण जी, जो उस सभा से जुड़े हुए थे और सौभाग्य से इस आगरा ने उनको भी स्वीकार किया और हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में उन्होंने आगरा के अंदर एक विद्यालय स्थापित किया, जो आदरणीय पालीवाल जी की कोठी में विजयनगर से चलकर आज अपने भवन में पहुंचा है। मोटूरी सत्यनारायण जी गांधी जी के बहुत करीब थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हिंदी आगे बढ़े या कुछ हो, उनका अभिप्राय ये था कि हिंदी हमारे देश की भाषा है और इसके मुकाबला कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती। और उनका उद्देश्य आगरा में ये संस्था स्थापित करने का ये था कि दक्षिण भारत में कितने ही बच्चे अच्छी तरह से हिंदी सीख लें। वो केवल क्लासरूम टीचिंग होती है, कक्षा के अंदर होती है, कक्षा से बाहर वे अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। कोई तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, कन्नड़ बोलता है। लेकिन आगरा में आएंगे, आगरा में संस्था होगी तो वे 24 घंटे, मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ कि सोते में भी सपना देखेंगे तो हिंदी में ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाला कोई नहीं है उनके साथ। और इस शहर के लोगों ने, शर्मा जी आपके पिताजी ने, आगरा के सत्यनारायण दुबे जी ने, आगरा कॉलेज के लोगों ने, हरिनारायण टंडन साहब ने, सबने इतनी सहायता दी। महेंद्र जी ने और पालीवाल जी ने तो अपना घर ही उनके लिए दे दिया। हिंदी आगे बढ़ती है और आज वो अपने मन में है। नागरिक विचारणी सभा 1911 से चलकर यहाँ कक्षाएं लगती थी और मैं बड़े गर्व के साथ और बड़े आदर के साथ इस शब्द का स्मरण कर रहा हूँ जो मैंने 40 साल में पहली बार आपके यहाँ देखा। इस नागरिक विचारणी सभा ने भी उस हिंदी संस्थान के विद्यार्थी को आज जैसे दूसरे के बच्चों को अपने आंगन में अनोख खिलाते हैं, उन्हें खिलौने देते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा, आपकी नागरिक प्रचारणी सभा उन बच्चों को बुलाकर सम्मानित करती। अब इस बार कुछ नहीं, 2 बार से नहीं हुआ। इस बार नहीं किया, हुआ है। नहीं होता है। हर साल होता है इसका, हर साल पिछले हर साल साल भी होता नहीं है, तो इस बार नहीं हुआ। हुआ है। नहीं ऐसा हो चुका। वो हिंदी दिवस के अवसर पर होता है। वो हिंदी दिवस के अवसर अपना दिवस पर नहीं होता, मैडम हिंदी दिवस पर। क्या लगा स्थापना दिवस क्या होगा? हिंदी दिवस के अवसर पर हाँ, याद आ गया। आप देखिए कि नागरिक प्रचारणी सभा की बात कितनी बड़ी है। दूसरों के बच्चों को अपनी गोद में लेकर के खिलाती है, उन्हें मैं कर रही है। आप लोग वास्तव में बहुत अच्छी बात कही। बहुत आदर के योग्य हैं और हम लोग सुनने के लिए हम सक्षम होती हुई भी जिसका हमने अन्न जल खाया, हम आपसे 10 कदम पीछे हैं।
निश्चित रूप से नागरिक पिटानी सभा ने यह कार्य जो शुरुआत से करती आ रही है इसके संस्कारों में आगे भी होता है। हिंदी आज़ादी की बात आप सब लोग परिचित हैं। आज़ादी की बात की तो कहानी और उसके पृष्ठों में सब लिखी हुई। जब बहस चल रही थी तो राष्ट्रभाषा के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं था कि हिंदी राष्ट्रभाषा न हो। असल सूची में लिखा हुआ है और भी दूसरी भाषाएं राष्ट्रभाषा बनी हुई, आप सब लोग जानते हैं। समस्या अटक गई या इसकी रथ का पहिया अटक गया सिर्फ राजभाषा बनने काम काज की भाषा हिंदी कैसे बने। तो संविधान सभा में बहस होते समय ये तय किया गया कि 15 साल तक हम हिंदी में सक्षम हो जाएं, तब तक अंग्रेजी चलती रहे। और 14 सितंबर आदरणीय बहन जी हिंदी दिवस निश्चित हुआ, क्योंकि उसी दिन इसका मसौदा तैयार हुआ था और फाइनल हुआ था, अंतिम रूप दिया गया और हिंदी दिवस मनता चला गया। लेकिन 1967 जब 15 साल पूरे हुए बात शुरू हुई कि अब हिंदी लागू की जाए, तो हम तो उस वक्त कुछ समय पढ़ रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे होंगे। वो 15 साल आज तक लेकिन हिंदी उन 15 वर्षों से या 75 वर्षों से रुकी नहीं, निरंतर बढ़ती रही। और आज हिंदी की स्थिति देश ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर है। हमारे प्रेमचंद भारत में पढ़े जाते हैं, विदेश में भी पढ़े जाते हैं। तुलसीदास भारत में भी पढ़े जाते हैं, विदेश में भी पढ़े जाते हैं। सूरदास भारत में भी पढ़े जाते हैं, विदेश में भी पढ़े जाते हैं। किसी साहित्यिक अवस्था के लिए शासकीय प्रशिक्षण कभी भी आवश्यक नहीं रहा। और जहाँ शासकीय प्रशिक्षण मिल जाता है संभवतः वहाँ आदमी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से रसद मिलने लगती है, तो रसद से थोड़ा शरीर भी भारी हो जाता है और पैर भी धीरे चलते। हमारे साहित्यकारों ने हिंदी की बहुत सेवा की और साहित्य तभी और जिस भाषा का साहित्य इतना सुदृढ़ होता है उसकी संस्कृति और उसका गौरव उतना ही आगे बढ़ता है। क्योंकि आपकी रचना से पढ़ने में हमें मिलता है कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया, जिसमें शब्द चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ मैं अपनी बात दो विद्वानों के साथ में केंद्रित करके कहूँगा कि अंग्रेजी के भी भाई विनोद जी बैठे हैं और संस्कृत की बहन शशि जी की। मैं बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी हूँ, लेकिन हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मेरी हिंदी कितनी सक्षम है ये मुझे बहुत गर्व लगता है। आप सब भी उसमें शामिल होंगे। अंग्रेजी में शायद मुझे याद नहीं कि किसी भी रचनाकार ने 10 पर्यायवाची शब्दों को अपने किसी एक स्टैंजा में प्रयोग किया। हमारे यहाँ एक दोहे के अंदर 10 सिनोनिम 10 पर्यायवाची शब्द, साथ ही साथ में केवल 2 पंक्तियों के अंदर हिंदी के अंदर प्रयोग में लाए। आदरणीय भाई विनोद जी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं गलत तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि अंग्रेजी में भी कोई इस तरह का रचनाकार हुआ है बायरन या उस तरह की स्थिति देश लिखा हो तो नहीं हो सकता। और ये काम हमारे तुलसीदास ने हिंदी ने किया। जब प्रसंग आता है लंका कांड के अंदर कि जब सब वानर सेना समुद्र पार करके लंका में पहुंच गई और वहाँ उछल कूद होने लगी, तो रावण को संदेश दिया गया कि अब पुल बन गया है और सेना लंका की जमीन पर आ चुकी। वो भौचक रह गया और उसने एक 11वां शब्द भी प्रयोग किया था उस अर्धारी के अंदर। बाद में 10 शब्द उन्होंने दोहे के अंदर सुनत श्रवण बारिध बंधाना, दशमुख बोल उठा अकुलाना।
यानी समुद्र का एक वारिद शब्द उन्होंने पहले ही प्रयोग कर लिया। और उसके बाद में तुलसीदास दोहा लिखते हैं, बांध्यो, यानी ये रावण कह रहा है आश्चर्य में कि बांध्यो बननिधि नीरनिधि उदधि पयोधि नदीश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश, यानी 10 पर्यायवाची शब्द उसके शब्दों से उसके मुंह से निरंतर निकलते हुए चले गए। और ऐसा लगता है कि एक शब्द एक मुंह से निकला होगा, उसके 10 मुंह थे, इसलिए मैं नहीं समझता, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, संस्कृत कमजोर है, उर्दू का तो विद्यार्थी रहा ही नहीं, शायद किसी भाषा ने इतना बड़ा संकेत रचनाकार के माध्यम से कोई भाषा दे पाई। यही नहीं, हमारे सूरदास दोनों बहुत समकालीन थे, समकालीन ही रहे होंगे शायद, लेकिन मेरी अपनी विद्यार्थी की टिप्पणी है, सूरदास थोड़ा सीधे थे और तुलसीदास थोड़ा सा समझदार थे। दोनों की भेंट भी हुई है ब्रज में। लेकिन सूरदास जी भी अपनी एक कई छंदों में, कई पदों के अंदर, लेकिन जिसको मैंने पढ़ा उसमें 5 मुहावरे एक साथ थे। किसी स्टैंजा में शायद मुहावरों का प्रयोग अंग्रेजी या संस्कृत में शायद हुआ हो, मैंने अभी तक नहीं सुना। अगर हो मुझे मिल जाएगा आज तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। सूरदास अपने एक पद के अंदर, पद तो उन्होंने बहुत सारे के बहुत सारों में कहावतें और मुहावरों का प्रयोग किया, लेकिन एक पद के अंदर 6 मुहावरे एक साथ प्रयोग करना रचनाकार के लिए बड़ी आश्चर्य की बात होती है। जब गोपियां बात करती हैं उद्धव से तो प्रसंग आता है कि ऊधों अब कछु कहतन आवे, ऊधों से बात करती है कि ऊधों अब कुछ कहने के लायक बचा ही नहीं हमारे लिए, तो चले गए कृष्ण। ऊधों अब कछु कहतन आवे, और उन मुहावरों का प्रयोग उन्होंने उस रूप में नहीं किया तो सूरदास ने, बल्कि गाली के रूप में किया। जैसे 2 व्यक्ति लड़ते हैं और उनका प्रयोग मुहावरों के रूप में हो रहा है, लेकिन एक तरह से अपशब्दों के रूप में हो रहा है। ऊधों अब कछु कहतन आवे, सिर पे सौत चढ़ी कुब्जा, चाम के दाम चढ़ावे। सिर पे सौत चढ़ी वह कुब्जा, चाम के दाम चढ़ावे। नटनी जो ने लिए लकुटिया, कपजों नाच नचावे। ऐसे ही रंग रचे सांवरे, सुकजों बैठे पढ़ावे। सूरदास पर प्रभु कहानो, दाहे पे नौन लगावे। इतने मुहावरे, दाहे पे नौन लगावे, यानी जले पर नमक छिड़के, तोते की तरह पढ़ा रही है, बंदर की तरह नचवा रही है, सिर पर चढ़ी हुई है। और जो आदमी सिर पर चढ़ जाता है ना, वो सामने वाले को बहुत ज्यादा कष्ट देता है। सूरदास ब्रज भाषा का कवि, कभी इसका मुंह नहीं देखा, जो कुछ किसी से सुन लिया उसको कल्पना के आधार पर अभिव्यक्त कर रहा है रचनाकार। निश्चित रूप से आज की स्थिति क्या हो सकती है? ये भाषा का कौशल होता है, ये किसी संरक्षण से नहीं आई, ये स्वतः अपने आप में अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। और जब रचनाकार अपनी बात करता है और जब उसमें शब्द चयन बहुत आवश्यक होता है, पर्यायों की बात होगी, मुहावरे की बात होगी और शब्द चयन देखिए। हम सब ने रश्मि रथी पढ़ी होगी, साहित्य की विद्यार्थी। कुंती कर्ण के साथ बात करती है। पहली बार ऐसी माँ जो अपने जवान बेटे को
और अंतिम बार, पहली बार और अंतिम बार उससे वार्ता कर रही है। पहले देख तो लिया था रंगभूमि के अंदर, लेकिन वार्ता नहीं हुई। लेकिन यहाँ देख भी रही है और बातचीत भी कर रही है। जब कर्ण ने कहा 2 शब्द कौन्तेय और राधे, यही 2 शब्द थे जो कर्ण के सीने में कटार की तरह चुभते थे। अपने को कर्ण राधे कहता था, कुंती चाहती थी वो उसे कौन्तेय कहे। ऐसा हो नहीं सकता। कर्ण ने राधा का रूप लिया। राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसके दूध उतर आए। राधा के स्नेह घट सूख चुके थे, राधा के स्नेह घट सूख चुके थे। लेकिन जब अधिरथ उसे गोदी में लेकर उसकी चौखट पर उसके अंगूठे ने स्पर्श किया, राधा के स्नेह घटों में अमृत छिप गया। तुम बड़े घरों की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। तुम तो बड़े घरों की बेटी हो, अर्जुन की माँ मैं राधे हूँ। तब कुंती लाचारी में कहते, शब्द चयन देखिए उसका, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं दिनकर जी, टुकुर टुकुर देखना। कुंती के मुंह से टुकुर टुकुर शब्द इस्तेमाल हो रहा है। अब टुकुर टुकुर देखना तो ये हमारे इस क्षेत्र की भी है। और टुकुर टुकुर कौन देख सकता है? जिसमें ज्ञान हो, जिसके लिए अभाव हो, कोई लाचारी हो, कोई विवशता हो। लेकिन एक ऐसा बालक जो महीने 2 महीने का, 1 घंटे 2 घंटे का ही रहा हो, दिनकर जी उसे टुकुर टुकुर के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं। मन पर अब तक खिंची हुई अग्नि की रेखा, मन पर अब तक खिंची हुई अग्नि की रेखा, त्यागते समय जब मैंने तुझको देखा। बातचीत दोनों में चल रही थी, लेकिन अंतिम शस्त्र फेंक रही है कर्ण के ऊपर कि मन पर अब तक खिंची हुई अग्नि की रेखा, त्यागते समय जब मैंने तुझको देखा। पेट का मध्य में डाल रही थी तुझको, तब टुकुर टुकुर तू देख रहा था। तब टुकुर टुकुर तू देख रहा था। अब घंटे 2 घंटे का बच्चा जिसकी आंखें भी नहीं खुलती है, ऐसा माना जाता है, बच्चा शायद 2 या 3 साल की आंखें खुलती है इसकी, और कुंती अभिव्यक्ति देती है कि जब मैं तुझे पेटी के अंदर डाल रही थी, यानी तुझे मारने के लिए ले जा रही थी, और यह काम वो किसी परिचारिका से भी करा सकती थी, राजकुमारी थी, किसी परिचारिका को दे देती, इसको नदी में बहा दें, लेकिन वो आश्वस्त होना चाहती थी कि ये मर जाए, इसलिए यह कार्य उसने अपने हाथ से। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, यही भाषा बोलूँगा कि वो उसे मारना चाहती थी कि ये बच ना जाए, क्योंकि उसके कौमारी विचलन का पाप सारी दुनिया को दिखाई दे जाएगा। लेकिन वह बच गया। उसे बहाने के लिए स्वयं जा रही थी, परिचारकों से भी ये कार्य किया जा सकता। अब टुकुर टुकुर देखना, 2-3 घंटे का बच्चा या 1 दिन का बच्चा जिसकी आंखें भी नहीं खुलती हैं, वो क्या देख पाएगा? लेकिन दिनकर जी हमारी और आपकी संवेदना को उस बच्चे के प्रति जगाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग, और ये आप सब रचनाकार उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। जब अपनी रचना का प्रयोग कर, जब आप रचना के वातावरण में खड़े होते हैं, आपके मन की बेचैनी को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाता कि इस कविता की इस पंक्ति में इस तरह के शब्दों का चयन होगा, और यह शब्द कितनी दूर तक अर्थ की अभिव्यक्ति करेगा, यह आपके सिवा क्योंकि जब कलेजा चीर कर बाहर निकलता है
शब्द जब कलेजा चीर कर बाहर निकलता है तो उसके निकलने वाले दो पत्तों को वो रचनाकार बड़ी गंभीरता से देखता है कि ये मेरा सृजन है और ये अभिव्यक्ति बहुत दूर तक है। हिंदी हमारी भाषा, हमारी रचनाकार किसी दूसरी भाषा से किसी भी स्तर पर कम नहीं पड़ते। इनकी अभिव्यक्ति, इनका अर्थ गांभीर्य निश्चित रूप से हम सब लोगों की बहुत अनुकरणीय है। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, उन्हें नमन करते हैं और मैं आदरणीय भाई शर्मा जी का, आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आपने मेरी बात को सम्मान देकर सुना, इस यज्ञ के अंदर मुझे अपने पास बिठाया। मैं आपको आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदी से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारा काम चल रहा है। आपकी कृतज्ञता बहुत बहुत।